श्रीरामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणं कल्व कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज अंदर अमित अमित छवि नीरद सुंदरम। आइए साहब आइए। नमस्कार 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 नमस्कार। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। वाइगॉट्स्की पढ़ाने थे आज, वाइगॉट्स्की पर चले आइए। फिर वाइगॉट्स्की की और पियाजे की जो समानता और विभिन्नता है उनको करते हुए व्यक्तिगत विभिन्नता उस टॉपिक पर आते हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़्यादा बड़े टॉपिक बुद्धि, जिसमें मैंने आपको कहा है कि तकरीबन मैं कितना भी कर लूँ तो बुद्धि टॉपिक में आपको तकरीबन एक हफ्ता आपका व्यक्तित्व में, एक हफ्ता ही आपका एक से ज्यादा 2 हफ्ते अधिगम में, एक हफ्ता शिक्षण को समझने में, और फिर एक दिन स्मृति, एक दिन विस्मृति, एक दिन तर्क का, एक दिन चिंतन का, एक दिन कल्पना, और छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं उनको सबको लेते हुए इतना सारा समय चलेगा। तो कैसे हैं आप सब लोग? एकदम मस्त होंगे। जिस दिन समय मैं व्यक्तित्व पढ़ा रही हूँ उस समय पर याद दिला देना मुझे, समायोजन की विधियां मुझे आपको पढ़ानी है। क्या पढ़ानी होंगी? समायोजन की विधियां मुझे आपको पढ़ानी होंगी। देखिए साहब, हम लोग बात कर रहे थे किसकी? वाइगॉट्स्की की बात कर रहे थे। तो देखिए, वाइगॉट्स्की साहब ने भी कहा कि मेंटल डेवलपमेंट होता है, और उस मेंटल डेवलपमेंट में वाइगॉट्स्की ने कहा कि भैया इसमें समाज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन? समाज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वाइगॉट्स्की के सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। यानी हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में किसका बहुत बड़ा रोल है? हमारे सोशल का, सोसाइटी का और हमारे कल्चर का बहुत बड़ा रोल है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। क्या कहेंगे? सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी हम उसको कहेंगे। क्या कहेंगे? सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी हम उसको कहेंगे। ठीक। वाइगॉट्स्की सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत कि आपका जो मेंटल डेवलपमेंट होता है उसमें किसका बहुत बड़ा रोल होता है? तो आप कहेंगे उसके अंदर वाइगॉट्स्की का बहुत बड़ा रोल होता है। किसका बहुत बड़ा रोल होता है? समाज और संस्कृति का। तो कुल मिला के हमें वाइगॉट्स्की भैया की बात को समझना है। ठीक साहब। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि व्यक्ति जो है, क्या कहा इन्होंने? 2-3 चीजों पे ध्यान दें। इन्होंने ये कहा कि व्यक्ति या बालक, व्यक्ति समाज के साथ अंतःक्रिया करके, व्यक्ति समाज के साथ अंतःक्रिया करके, व्यक्ति समाज के साथ अंतःक्रिया, अब आप समझने लगे हैं, इंटरैक्शन। व्यक्ति समाज के साथ अंतःक्रिया यानी इंटरैक्शन करके, व्यक्ति समाज के साथ अंतःक्रिया यानी इंटरैक्शन करके फिर क्या करता है? अपना मानसिक विकास करता है। क्या करता है? अपना मानसिक विकास करता है। यानी बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद ही करता है, लेकिन उसमें वो जिस समाज में रहता है ना, उस समाज और कल्चर का बहुत बड़ा रोल होता है। उस समाज और कल्चर का क्या होता है? बहुत बड़ा रोल होता है। तो व्यक्ति किसके साथ? समाज के साथ इंटरैक्शन करके अपना मानसिक विकास करता है। अब वाइगॉट्स्की ने 3 इंपॉर्टेंट बातें कही, 3 इंपॉर्टेंट बातें, है ना? टर्म्स याद रखने हैं इनके, 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स को याद रखना है। पहले टर्म का नाम है बेटा जी, जिसको आप कहते हो MKO। दूसरे टर्म का नाम है जिसको आप कहते हो स्कैफोल्डिंग। क्या कहते हो? स्कैफोल्डिंग। तीसरे टर्म का नाम है जिसको आप कहते हो ZPD। है क्या बेटा जी? ध्यान से समझना। MKO का मतलब होता है मोर यानी ज्यादा, नॉलेजेबल यानी कि जानकार, मोर नॉलेजेबल अदर। क्या कहेंगे? मोर नॉलेजेबल अदर यानी ज्यादा जानकार अन्य। क्या कहोगे? ज्यादा जानकार अन्य। यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी विशेष फील्ड में, है ना, कोई भी व्यक्ति जो किसी विशेष फील्ड में, कोई भी व्यक्ति जो किसी विशेष फील्ड में यानी विशेष क्षेत्र में,
कोई भी व्यक्ति जो किसी विशेष फील्ड में व्यक्ति से, मतलब बालक से, या जो भी आप हैं या मैं हूं, कोई भी हो सकता है बेटा जी, उससे ज्यादा जानकार हो, व्यक्ति से ज्यादा नॉलेज, व्यक्ति से क्या रखता हो, किसी विशेष फील्ड में व्यक्ति से ज्यादा अनुभव, ज्ञान या कौशल रखता हो। तो आपसे ज्यादा कोई भी एक व्यक्ति होगा, हर फील्ड में आपको कोई ना कोई MKO मिलेगा, हर फील्ड में आपको कोई ना कोई MKO मिलेगा। यानी इसका मतलब क्या होता है दीदी? तो देखो बेटा, जब तुमने पहली बार साइकिल चलाई तो तुम्हें चलानी आती नहीं थी, तो तुम्हारा कोई बड़ा बहन भाई वो तुम्हारा MKO था, वो उस फील्ड में तुमसे ज्यादा जानकार था। जब तुम्हें खाना बनाना सिखाने की बात आई तो उस फील्ड में कोई व्यक्ति जो तुमसे ज्यादा जानकार है, उस कौशल में, उस अनुभव में, उसने तुम्हें मदद की। आपका दोस्त भी हो सकता है, ये आपका मित्र भी हो सकता है, आपका टीचर भी हो सकता है, आपका घर का व्यक्ति भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। क्या कहेंगे? कोई भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे बेटा जी? कौन हो सकता है ये व्यक्ति? तो लिखो आपके माता पिता। कौन कौन हो सकता है बेटा जी? तो हमारे माता पिता हमसे ज्यादा जानते हैं, माता पिता हो सकते हैं, है ना, किसी भी फील्ड में वो आपसे ज्यादा तो जानते ही हैं। शिक्षक हो सकते हैं, आपके बड़े भाई बहन हो सकते हैं, इसमें बड़ा होगा ये जरूरी नहीं है, आपसे ज्यादा जानकार होगा। इवन आपका संगी साथी भी हो सकता है। इवन कौन हो सकता है? आपके साथ का दोस्त हो सकता है। होता नहीं है, आप जैसे कोई टॉपिक है आपका, आप उस टॉपिक को बिल्कुल प्रॉपरली आपने पढ़ा नहीं है। अब जब आपने प्रॉपरली उस टॉपिक को पढ़ा नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा और आप चले गए थे अपनी किसी दूर के फूफा की मौसी के यहाँ पे ब्याह में, ठीक है ना, तो फूफा की मौसी के ब्याह में आप चले गए। जब तुम आए हो तुम्हें वो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो अब तुम्हारा जो साथ का ही दोस्त है वो उस टॉपिक को तुमसे ज्यादा जानता है, उसने वो टॉपिक तुम्हें पढ़ा दिया। तो वो संगी साथी, वो पीयर ग्रुप, वो तुम्हारा दोस्त भी आपसे ज्यादा जान सकता है। तो इसमें मैटर ये नहीं है कि आपसे बड़ा कोई होगा, बात यह है आपसे ज्यादा जानकार होगा, आपसे ज्यादा अनुभव, आपसे ज्यादा कौशल होगा, जिस चीज को आप कर रहे हो, जिस चीज को आप सीख रहे हो उस फील्ड में। ठीक, तो क्लियर हुआ बेटा जी? तो MKO क्लियर हुआ। इसके फोल्डिंग को बोलते हैं पाड़ मचान। क्या बोलते हैं गुड्डा? इसको बोलो पाड़ बोलो, मचान बोलो, इसको गुड्डा आलंबन बोलो। क्या बोलो? आलंबन। इसको बोलो बेटा जी ढांचा। अरे दीदी इतने नाम, यस दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज इसके फोल्डिंग। इसीलिए इसको क्या बोलना है? इसके फोल्डिंग बोलना है। क्या बोलेंगे? इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? इसके फोल्डिंग बोलना है। अब ये जो इसके फोल्डिंग होता है, यानी ये पाड़ ढांचा मचान या जिसे आप आलंबन कहते हैं, ये जो इसके फोल्डिंग होता है, इसमें एक बहुत ही खूबसूरत बात है। ये होती क्या है? एक अस्थाई मदद। क्या होती है बेटा जी? एक अस्थाई मदद होती है। इसका मतलब क्या है? ये तब तक दी जाएगी, अस्थाई मदद, संकेत या हिंट, ये केवल तब तक दी जाएगी जब तक कि ये अस्थाई मदद, ये संकेत या हिंट कब तक दी जाएगी? केवल तब तक दी जाएगी जब तक कि आप उस काम को करने में खुद से बेहतर नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते? आप उस काम को करने में खुद से बेहतर नहीं पहुंच पाते। तो ये स्केप फोल्डिंग है। स्केप फोल्डिंग क्या होती है? अस्थाई मदद। अब बेटा जी इस स्केप फोल्डिंग से होगा क्या? कुछ तो होता होगा। तो इस स्केप फोल्डिंग से आप क्या प्राप्त करते हो? ZPD। क्या प्राप्त करते हो? ZPD। जोन, जेड से स्पेलिंग बनी जोन, जोन ZONE, जोन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल। क्या कहोगे? प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है समीप और दूर, समीप दूराभिमुख, वो सिद्धांत था डेवलपमेंट में। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या कहेंगे? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इसको बोलते हैं, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है समीप, तो समीपस्थ विकास का या निकटस्थ, समीप को निकट भी बोल देते हैं बेटा जी, तो इसे कहते हैं समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र हम इसे कहते हैं। ये होता क्या है बेटा जी? इसको समझाऊंगी मैं, पीछे फिगर पे बहुत ध्यान से सुनना गुड्डा। MKO कौन होता है समझ में आया? चलो बताओ, इस समय जब क्लास चल रही है आपका MKO क्या है? इस समय मुझे समझ में आ जाएगा कि तुम्हें पता है या नहीं, पूछते चलूंगी, फिर एक क्वेश्चन भी दूंगी जिसमें तुमसे पूछूंगी। बताओ इस समय इस क्लास में आपका MKO क्या है? जल्दी बताओ, जल्दी फट से टाइप करो कि दीदी यस आ गया,
आ गया समझ में, जल्दी से बताना। पर्सनल जो भी डाउट होंगे एंड में बताऊंगी भाई, जल्दी बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। मैं हूं, है ना, मैं ही हूं बिट्टू, मैं ही हूं, किसी और का कोई तो नहीं है कि नहीं दीदी डिजिटल बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड अपने आप थोड़ी ना लिख सकता है गुड्डा, नहीं दीदी कैमरा है, फोन है, नहीं मेरे बच्चे, जीता जागता आदमी होता है, वो तुम्हारी बहन तुम्हारे सामने खड़ी हुई है। मैं तुम्हें क्या दे रही हूँ बेटा, पाड़ ढांचा मचान आलम्बन दे रही हूँ, अस्थाई मदद दे रही हूँ। कैसे दीदी अस्थाई मदद कैसे, बेटा याद तो तुमने खुद करना है, मैं थोड़ी ना तुम्हारे पास आऊंगी कि बोलो ओम शाकला का बूम बूम, याद हो गया, जड़ पीडी इसके फोल्डिंग, याद तो तुमने ही करना है बेटा, मेरे को तो सिर्फ इसको आसान बनाना है, मुझे तो सिर्फ क्या देनी है, हिंट देनी है, ठीक है साहब। इससे जो रिजल्ट पैदा होगा उस रिजल्ट को हम कहते हैं ZPD। अब ध्यान से सुनना, हम सब ये होते हैं एक्चुअल जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, ये हमारी वास्तविकता है हर फील्ड में बेटा, हम सबकी वास्तविकता है। क्या कहेंगे इसे, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। मतलब क्या होता है दीदी ये जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, DEV लिखा है, तुम पूरा लिख लेना बेटा। इसका मतलब वास्तविक विकास का क्षेत्र, मतलब दीदी क्या, वास्तविक विकास का क्षेत्र। वास्तविक विकास का क्षेत्र वो होता है बेटा जी जिसमें मैंने आपकी कोई मदद नहीं की, किसी ने आपकी कोई मदद नहीं की, है ना, किसी ने आपकी कोई मदद नहीं की, ठीक है ना, किसी ने आपकी कोई मदद नहीं की, तुमने जीवन में अपने आप सारा काम किया। होते हैं ना कुछ बच्चे बोलते हैं मेरे माँ बाप ने भी मदद नहीं की दीदी, कई बार बच्चे फोन करते हैं, उनको सिर्फ इतना कहना होता है कि दीदी हमारा बैच फ्री कर दो। अब वो भूमिका कैसी बांधते हैं, ध्यान से सुनना तुम्हें समझ में आएगा। दीदी मेरी मम्मी पापा ने भी मेरी मदद नहीं की, मैं बहुत मेहनत करके अपने आप को इस जीवन से निकालना चाहता हूँ। अब इनके मम्मी पापा से बात कर लें, कितने ऐसे माँ बाप होंगे, आप बताइए, पूत कपूत सुने हैं जग में, माता सुनी न को माता। हाउ इज इट पॉसिबल कि मम्मी पापा अपनी औलाद का, है ना, अनटिल अनलेस कतई निकम्मी औलाद ना हो उसका हाथ छोड़ दें, हो सकता है, नहीं हो सकता। कि दीदी मैंने, है ना, दूध पीना भी बचपन में अपने आप सीखा, मेरी माँ ने उसमें भी मदद नहीं की, मैंने रोटी भी खाना अपने आप सीखा दीदी, उसमें भी मेरी माँ ने मदद नहीं की, मैंने रोटी बनाना भी दीदी अपने आप सीखा, उसमें भी मेरी माँ ने मदद नहीं की, मैंने चलना भी अपने आप सीखा, मैंने उसमें भी मदद। हाँ बेटा, तू तो भगवान के बाद किसी ने तेरी इस दुनिया में मदद नहीं की, तू आज जहां तक खड़ा है ना, ये हाथ में फोन भगवान जी ने दे के पैदा किया, है ना, और ये जो जबान में शब्द आ रखे हैं ये भी भगवान जी ने दे के पैदा किए, तुम तो भगवान जी ने तुम्हें तो नोम चॉम्स्की का बेस्ट एग्जांपल बना के भेजा, तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो वास्तविक विकास का क्षेत्र ये क्या कहते हैं, सब हमने अपने आप किया अपने जीवन में। बड़ी अच्छी बात है भाई साहब, सब तुमने अपने आप किया। मतलब कई बार मुझे लगता है कतई कितना निकम्मे हो जाओगे, माँ बाप की कितनी बेइज्जती है कि तुम बैच के लिए, फिर मेरे को लगता है नहीं यार तुम बैच ले लो पर ये मत करो। फिर मेरे दिमाग में उस दिन अंकित भाई ने मुझसे बात की, बहन जी तुम तो लेटा दोगी ऐसे तो बच्चे तुमसे बोलेंगे। मैंने कहा यार अंकित मुद्दा ये है कि कोई अगर इस नीचता पे उतर आया है ना, कि वो अपने माँ बाप को नहीं छोड़ रहा, तो दो ही सिचुएशन होंगी, या तो वो कतई बेकार आदमी है तो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है शायद हमारी क्लास में पढ़ के उसके जीवन में सुधार आ जाए और वो जिसकी वजह से उसका जीवन चल रहा है उनको सपोर्ट करने लग जाए। ठीक, पहली चीज। और दूसरा भाई, हो सकता है कि उसकी सिचुएशन इतनी बुरी हो कि उसके माँ बाप शायद अब्राहम मैस्लो की उस स्थिति में हो कि उन पे खाने पीने के लिए ही ना हो, तो उसको पढ़ाने की कैसे सोच सकते हैं। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसी कभी कभी। तो अब मैंने एक तरीका अपनाया है कि अब मैं क्या करती हूँ, कोई मुझसे यूं कहता है ना कि दीदी हमारा बैच खोल दो, तो मैं, क्योंकि मुझे ये कहा जाता है मैं रैशनल नहीं हूँ, मैं तर्क पे नहीं देखती, मैं ये देखती हूँ कि अरे किसी का भला हो जाए। तो अब मैंने रोहित भैया की तरफ बॉल खिसका दी है, ठीक है ना, मैंने कह दिया रोहित भैया बताएंगे, भैया मैं बैच नहीं खुलवाती, रोहित भैया को कन्विंस कर। मतलब मैं दुविधा में नहीं फंसना चाहती, क्योंकि मेरा दिमाग नैतिक तर्क की तरफ ज्यादा चला जाता है कि कोई मजबूरी रही होगी, अब्राहम मैस्लो के अकॉर्डिंग रही होगी, या निकम्मा भी होगा तो हम दुनिया बदल देंगे, ऐसे चला जाता है मामला। आ जाओ, तो हम सबका वास्तविक विकास का क्षेत्र होता है। वास्तविक विकास का क्षेत्र समझ में आया, आ जाओ, मजा आ गया आप तुम्हें। मतलब बिना किसी की मदद के सब अपने आप कर दिया। लेकिन बेटा हम सब में संभावना बहुत होती है, और देखो बिना किसी की मदद से हम सब बहुत कम ही कर सकते हैं, इस बात को याद रखना। इसीलिए क्या कहा अरस्तु बहुत साल पहले कह गए थे, मनुष्य एक, क्या कर रहे हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु क्या कह गए थे शिप्रा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो हम सब जब
बिना किसी की मदद के करते हैं तो हमारे फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं, हमारा गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा हैं, है ना। तो बिना किसी की मदद के जब आप जो भी करते हो तो उसको हम बोलते हैं वास्तविक विकास का क्षेत्र। लेकिन हम सब में संभावना बहुत होती है, तो जहां तक हमारी संभावना है, अच्छा सबकी संभावना भी अलग अलग है बेटा जी, सबकी संभावना भी अलग अलग है। संभावित विकास का क्षेत्र क्या कहेंगे? संभावित विकास का क्षेत्र यानी जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। क्या कहोगे? जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, यानी हम सबका पोटेंशियल, संभाव्य, संभावना भी अलग अलग है। जैसे सपोज करो किसी बच्चे का जैसे आदेश है, इसकी संभावना है 150 में से 130 नंबर लाने की, आंचल की संभावना हो सपोज करो 135 लाने की, स्वाति की संभावना हो 140 लाने की, तो सबकी संभावना अलग होगी। इसी बैच में कोई एक बच्चा ऐसा भी होगा जिसकी संभावना ही 90 नंबर लाने की होगी। तो अब जिसकी संभावना ही 90 नंबर की है, इसका मतलब ये कहते हैं कि हम सब की अपनी अपनी संभावनाएं भी होती है। अगर किसी की संभावना ही बेटा 90 नंबर की है तो मैं जो MKO हूं वो उसे स्कैफोल्डिंग देकर उस संभावना के समीप तक पहुंचा दूंगी। कहां तक पहुंचा दूंगी? उस संभावना के समीप तक पहुंचा दूंगी। तो यहां से यहां तक का जो गैप है, जो अंतर है, उसको आप कहते हो ZPD। मैं तुम्हारी संभावना के समीप तक तुम्हें पहुंचा दूंगी। अगर किसी की 90 नंबर की ही कैपेसिटी है तो वो 89 पर रुकेगा। तो कई बार कुछ बच्चे इतने दुखी हो जाते हैं, दीदी मेरे 89 क्यों? भाई तेरे मोक में भी इतने ही आ रहे होंगे, तेरे 95 से ऊपर नहीं आ रहे होंगे, उसके समीप ही तो पहुंचेगा। कोई बच्चा कहता है दीदी मैंने मेहनत तो पूरी 135 की दीदी, लेकिन दीदी क्या करूं? यूपी टेट क्यों आसान है? इस मामले में आसान है कि पेडागोजी में हर चीज फिक्स्ड है। ऐसा नहीं है सीटेट की तरह कि आयोग हो सकता है पेडागोजी के क्वेश्चन में इसको ना माने इसको मान ले, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो फिर ऐसे में क्या रहता है, अगर किसी की संभावना 135 है तो MKO, किसी भी MKO ने उसको जो स्कैफोल्डिंग दी, मदद दी, उससे वो क्या ले आएगा? 130 के करीब ले आएगा। कितना ले आएगा? 130। तो हमेशा याद रखना जितनी तुम्हारी संभावना होगी, इसी क्लास में कुछ 130 भी लाएंगे, कुछ 135 भी लाएंगे, कुछ 120 भी लाएंगे, कुछ 110 भी लाएंगे, कुछ 190 भी, सॉरी 190 नहीं, कुछ 90 भी लाएंगे और इसी क्लास से लेकर आएंगे। इसके पीछे का कारण MKO के द्वारा दी गई स्कैफोल्डिंग नहीं है, क्योंकि MKO तो मैं ही हूं, स्कैफोल्डिंग भी मैं ही सबको दे रही हूं, लेकिन सबका जोन ऑफ पोटेंशियल अलग अलग था। बोलो समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलो समझ में आया या नहीं? अरे बोलो हाँ दीदी समझ में आया, जल्दी बताओ समझ में आया या नहीं? ये जो तुम बिना किसी की मदद के जितना नंबर ला रहे थे, लेकिन तुम्हारी संभावना थी 135 की, मैंने मदद की, मैं MKO, मैंने इसकी फोल्डिंग दी, उससे तुम यहां से यहां तक का जो अंतर, जो गैप तुम क्रिएट कर पाए, जो अंतर तुम क्रिएट कर पाए, वो गैप, वो अंतर कहलाता है ZPD। और भैया याद रखना, संभावना के अंदर अंदर रहोगे, बाहर नहीं निकल जाओगे कि अरे दीदी का बैच ले लिया है, 130 की तो दीदी संभावना ही बताई है, 140 ले आएंगे। नहीं मेरे बच्चे, 29, 125, 126 ऐसे लेकर आओगे। ठीक है, तो बिना मदद के, बिना MKO की मदद के और MKO की मदद से जो अंतर काम आपने करना सीखा, तो जो आपके काम में जो अंतर दिखाई दिया वो ZPD कहलाता है। वो क्या कहलाता है? ZPD कहलाता है। क्लियर भाई साहब? कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कल समझ में आया? बहुत बढ़िया, है ना। हाँ अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। अब ये भैया बोले कि दुनिया में जिसको भी कुछ भी सिखाना है, क्या बोला? दुनिया में जिसको भी कुछ भी सिखाना है, क्या बोला? दुनिया में जिसको भी कुछ भी सिखाना है, क्या करना है? तो बोला भैया एक ही काम करना है। उसको क्या करो? उसको अपने साथ के लोगों से, समाज के लोगों से बातचीत करने के बाद सिखाओ। तो इन्होंने 3 प्रकार का अधिगम बताया। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का शिक्षण कह लो या 3 प्रकार का अधिगम कह लो। 3 प्रकार का शिक्षण कह लो गुड्डा, या 3 प्रकार का क्या कह लो? अधिगम कह लो। 3 प्रकार का शिक्षण कह लो या 3 प्रकार का अधिगम। पहला इन्होंने कहा सहयोगात्मक अधिगम। सहयोगात्मक अधिगम, अंग्रेजी नाम याद रखना, गड़बड़ी नहीं करोगे। सहयोगात्मक का मतलब होता है कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग का मतलब क्या होता है? एक ग्रुप बनाएंगे, हम सारे बहन भाई मिलकर क्या बनाएंगे? एक ग्रुप है, एक ग्रुप है।
एक ग्रुप है, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है और सब मिलकर एक कॉमन लक्ष्य को पाने की कोशिश करेंगे। एक ग्रुप है, सभी सभी एक कॉमन लक्ष्य, कॉमन जानते हो ना, सेम लक्ष्य को एक ग्रुप है, सभी एक समान लक्ष्य को पाने की कोशिश करें एक ग्रुप है और सभी एक समान लक्ष्य को पाने की कोशिश करेंगे। अगर बिल्कुल ऐसे कोशिश करेंगे, है ना, कोशिश करेंगे, अगर कोई एक उस दिन नहीं आया तो हम उसके भरोसे काम नहीं छोड़ेंगे, हम सब आगे बढ़ेंगे। इसको ऐसे समझ लो, कोलैबोरेटिव लर्निंग मतलब समझ लो, एग्जाम्पल देती हूँ, चारू एकता, तुम्हारी ही क्लास की गुड़िया हैं, चारू एकता, और रुक जाओ, एक लड़का भी ले लो भैया, बुरा मान जाती हैं लड़के मेरे, यूं कह देते हैं दीदी हमें तो बिल्कुल पीछे ही छोड़ दिया जाता है। बात यह है बेटा, लड़के कम है, लड़कियां ज्यादा हैं क्लास में। हाँ, बॉयज इन द क्लासरूम हैंड्स अप करेंगे जल्दी से, लड़के जल्दी से हाथ खड़ा करो। और मैं अगर किसी लड़के का भी नाम लूं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो अपने हस्बैंड या भाई की या पापा की आईडी से पढ़ रही हो, ये भी तो दिक्कत है। तो जल्दी से बताओ, हाथ खड़े करो, बॉयज इन द क्लासरूम हैंड्स अप, जल्दी जल्दी हाथ खड़ा करो, नाम लिखने वाली हूँ बोर्ड पे, जल्दी हाथ खड़ा करो, जल्दी हाथ खड़ा करो, कहाँ कहाँ, जल्दी करो जल्दी करो। राज लक्ष्मी यदुवंशी, हम भी हैं मैम। अरे रुक जा, लड़का लूंगी एक, छोरा लूंगी, छोरा, छोरा कहाँ है, अमन मिश्रा, अमन मिश्रा आ गया, अशोक जी, अमन मिश्रा, कोई भी है, चलो अमन ले लो और अशोक जी ले लीजिए, अमन और अशोक, ये दो लोग आ गए, ये चार हैं, चारों बहन भाई अपनी ही क्लास से। अब ये चारों बहन भाइयों ने क्या कहा कि हम सब मिलके ना क्या करेंगे, पढ़ना लिखना भाड़ में जान दो, यूपी गवर्नमेंट जॉब नहीं देती है, हम क्या करेंगे दीदी। इनने कहा कि दीदी हम दूध की डेयरी खोल लें। मैंने कहा बढ़िया, एकदम बहुत जोरदार बिजनेस। इन्होंने खोली बेटा जी दूध की डेयरी। क्या खोली, दूध की डेयरी खोल दी इन्होंने। ये डायरी हो गया ना, डेयरी, डायरी हो गया था, हाँ डेयरी है ना, दूध की डेयरी खोल दी, डायरी हो जा रहा था, क्या कर दी, हाँ दूध की डेयरी खोल दी। अब क्या हुआ, ये सब अपने अपने आप काम करते थे। चारू जो है वो उसने भैंसे पकड़ रखी थी, भैंस का दूध निकाल देती थी। एकता जो है उस दूध को लेके जाती थी, कोई सामान वामान ले जाने के लिए जो भी होगा उस दूध को लेके जाती थी, और उसको अमन के पास शहर में जहाँ पे चिलर था वहां ले जाती थी। अमन का काम था चिलर में, और जो गर्म हीट वाला पास्चुराइजेशन होता है ना, एक बार में ही बहुत ज्यादा हीट पे गर्म करके एक साथ उसको ठंडा कर देना, तो अमन के पास वो मशीन थी पास्चुराइजेशन की। वहां पे अमन उसको मशीन में सेटलमेंट करके, और उसके बाद क्या करता था अमन, हाँ बेटा रिकॉर्डेड क्लास है, केवल आप ही ने समझा है, रिकॉर्डिंग क्लास है, केवल आप ही ने समझा है, ताली बजाइए आदेश भैया के लिए, कोई नहीं पकड़ पाया इस बात को, वाह बहुत बढ़िया। तो क्या हुआ कि उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अमन ने क्या करा, अमन ने उसमें मशीन में पास्चराइजेशन करके अमन उसके पैकेट्स बनाता था, उसका नाम लिखते थे ये CEAA, है ना, जो भी इनकी कंपनी का नाम है CEAA, ठीक है ना, CEAA। फिर अशोक क्या करता था, उसको बाहर मार्केट में बेच के आता था, बढ़िया काम चल रहा था। अब कोलैबोरेटिव लर्निंग, सबका काम बटा हुआ है, लेकिन कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होती है, अभी इसको गायब कर दूं तो इसको तुरंत समझ में आएगा, आई ला ये तो लाइव क्लास चल रही थी, आई अल्लाह मैजिक हो गया रिकॉर्डेड क्लास तुरंत लाइव में बदल जाएगी, एकदम से बोलने की आजादी केवल इसकी छीन ली जाए, जैसे वो कर देता है ना कभी कभी, रक्षित कर देता है ना, मैं उसको कहती हूँ जब मैंने क्लास में बैठी हूँ जो ज्यादा बोले उसको निकाल लियो, ठीक है ना। अगर मैंने अभी, मेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ फोन करना पड़ेगा, रक्षित बेटा जरा क्लास देखियो, तुरंत महसूस कराएगा कि लाइव थी। और जब दोबारा करोगे ना फोन, भैया मेरी बोलने की आजादी छीनी हुई है, तो तुरंत कहेगा हाँ वो तुम्हें कंफ्यूजन था ना कि लाइव नहीं है क्लास, उसी को दूर करने के लिए था, ठीक है ना, हाँ आ जाओ। तो सुने, चारू एकता अमन अशोक, इनने अपनी फैक्ट्री में काम करना शुरू किया, बढ़िया इनका काम चल रहा है। अब सुनो कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या रहेगा, ध्यान से सुनना बेटा जी क्या रहेगा। अब इनमें से चारू बोली मेरे तो बुआ के फूफा के बेटे की शादी है, बुआ के फूफा के बेटे की शादी में तो जाऊंगी। अरे यार भाई साहब, ये तो मेन काम ही खराब हो जाएगा। चारू नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं उस दिन इनकी कंपनी में दूध का उत्पादन नहीं होगा, उस दिन ये बाकी के तीन अपना काम बांट लेंगे। काम नहीं रुकना चाहिए क्योंकि लक्ष्य समान है, पैसा बनना है और घर टू घर क्या जाना है, दूध की, घर टू घर, होम टू होम दूध की डिलीवरी करनी है। तो कोलैबोरेटिव में सेम लक्ष्य पाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई एक व्यक्ति नहीं भी है तो बाकी लोग ये नहीं कहेंगे तेरी जिम्मेदारी है, सब मिलकर उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं।
ये हो गया कोलैबोरेटिव लर्निंग। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग इन्होंने कहा कि बच्चे को अपने ग्रुप में कोलैबोरेटिव लर्निंग सिखानी चाहिए, जिस ग्रुप में वो पढ़ रहा है उनके साथ उसको ग्रुप में काम देने चाहिए, क्योंकि समाज के साथ अंतरक्रिया करके बच्चा सीखता है। फिर आ जाओ सहकारी अधिगम। क्या कहोगे? सहकारी अधिगम। क्या कहोगे गुड्डा? सहकारी अधिगम। इसको क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव। क्या बोलते हैं बेटा जी? कोऑपरेटिव लर्निंग। क्या बोलते हैं गुड्डा? इसको कोऑपरेटिव लर्निंग बोलते हैं। सहकारी अधिगम को क्या बोलते हैं गुड्डा? कोऑपरेटिव लर्निंग बोलते हैं। तो तन्वी थी, प्रीति थी, अब क्या हुआ? बदलो साहब थोड़े से नाम। तन्वी है, प्रीति है और एक है गार्गी। ला, हम तीनों महिला सशक्तिकरण करेंगे। अब ये सहकारी अधिगम में क्या है? सेम समान लक्ष्य है, एक ग्रुप है साहब, एक ग्रुप है और समान लक्ष्य है। समान क्या है? लक्ष्य है, पैसे वाला बनना है हम तीनों, दूध पहुंचाना है घर घर में। एक ग्रुप है, समान लक्ष्य है, लेकिन सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। लेकिन सबकी क्या है बेटा जी? सबकी व्यक्तिगत, इंडिविजुअल जवाबदेही है। व्यक्तिगत क्या है? जवाबदेही, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जवाबदेही यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सबकी व्यक्तिगत क्या है? जवाबदेही यानी व्यक्तिगत रेस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी गार्गी मैम का काम था, गार्गी मैम का काम था, उन्होंने पकड़ रखे थे मतलब 10-20 भैंसों वाले व्यक्ति, उनसे लिया जाता था दूध, है ना। अब गार्गी मैम उस दिन दूध मैनेज ही नहीं कर पाए, तो इसका मतलब उस दिन इनकी फैक्ट्री में काम नहीं होगा, क्योंकि सबकी व्यक्तिगत जवाबदेही है। ये होता है कोऑपरेटिव लर्निंग। इससे बच्चा जिम्मेदारी सीखता है, समाज के साथ काम कर रहा है लेकिन जिम्मेदारी सीखता है। तीसरा इन्होंने नाम दिया पारस्परिक शिक्षण। क्या नाम दिया? पारस्परिक शिक्षण दिया। क्या नाम दिया गुड्डा? तो बोलो मेरे साथ, पारस्परिक शिक्षण यानी रेसिप्रोकल टीचिंग, यानी रेसिप्रोकल टीचिंग। क्या कहेंगे? यानी रेसिप्रोकल टीचिंग, पारस्परिक शिक्षण। पारस्परिक शिक्षण या रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होती है? पारस्परिक शिक्षण या रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होती है? पारस्परिक शिक्षण या बिल्कुल 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 सही बात आंचल, लेकिन कोऑपरेटिव में, सहकारी में व्यक्तिगत जवाबदेही के साथ सब लोग काम करते हैं। पारस्परिक शिक्षण क्या है? टीचर से स्टूडेंट सीख रहा है, स्टूडेंट से टीचर सीख रहा है। ऐसा भी, हाँ, स्टूडेंट नंबर 1 है और स्टूडेंट नंबर 2 है। तो सपोज करो एक गुड़िया है, क्या नाम है? रूबी, और दूसरी है सुधा। तो रूबी और सुधा हैं, दो गुड़िया हैं हमारी क्लास की। रूबी एक गुड़िया और सुधा एक गुड़िया। अब भैया देखो, रूबी जो है उसका मैथ्स तो स्ट्रांग है, मैथ्स तो स्ट्रांग है, इंग्लिश कैसी है? नीचे की तरफ डाल दो, इंग्लिश वीक है। और सुधा का जो है, सुधा का इंग्लिश टॉप है। सुधा का क्या कहोगे? इंग्लिश टॉप है, लेकिन मैथ्स बेकार है। तो ये एक दूसरे को मदद कर दें ना, यानी कि रूबी सुधा को मैथ्स पढ़ा दे और सुधा रूबी को अंग्रेजी पढ़ा दे। इसको क्या बोलेंगे? रेसिप्रोकल। दोनों एक दूसरे से सीखेंगे तो क्या होगा? तो आप लिख लेना, रूबी सुधा को, रूबी क्या पढ़ाएगी? सुधा को। रूबी सुधा को क्या पढ़ाएगी? मैथ्स पढ़ाएगी, मैथ्स पढ़ाएगी। और सुधा रूबी को क्या पढ़ाएगी? अंग्रेजी पढ़ाएगी, इंग्लिश पढ़ाएगी। तो इसे बोलते हैं पारस्परिक शिक्षण। क्या बोलते हैं? पारस्परिक शिक्षण। क्या बोलते हैं? पारस्परिक शिक्षण। यानी कि एक ग्रुप के अंदर ही आप लोग सीख रहे हो, जो बच्चा ज्यादा जानता है वो बाकी अन्य बच्चों को सिखा रहा है, ठीक है। तो इन्होंने 3 तरीके की शिक्षण की भी बात की। अब इनसे पूछा गया कि गुरुजी एक बात बताओ, आप कहते हो कि बच्चे के सीखने में, मेरी बात को ध्यान देना, ठीक है ना, मैं तो अपनी नोट्स में अपना ही नाम लिखूंगा। ओके बाबा, अपना नाम लिखना बेटा, मैं कह रही हूँ चारों जगह अपना नाम लिखना। अभिमन्यु 1, अभिमन्यु 2, अभिमन्यु 3 की एक फैक्टर ऐसे लिख लेना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बताओ समझ में आने में कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आया या नहीं? थम्स अप कर दो। हाँ, थम्स अप कर दो, थम्स अप कर दो, जल्दी कर दो, जल्दी कर दो, जल्दी कर दो, थम्स अप कर दो, ठीक है ना। कोलैबोरेटिव का मतलब वसुंधरा एक ग्रुप है, सबके काम बटे हुए हैं, लेकिन अगर कोई अपना काम नहीं कर पाया तो बाकी लोग उसका काम करेंगे, क्योंकि लक्ष्य सबका समान है, क्योंकि लक्ष्य सबका समान है। एमक्यू, स्केप होल्डिंग और जेडपीडी की हेडिंग क्या होगी? कि भैया वाइगोत्स्की ने 3 टर्म दिए, ये लिखना तुम, है ना। हेडिंग कुछ नहीं पूछ रहा तुमसे,
आ गया, शाबाश, आ गया, बहुत बढ़िया। जो खुद से नोट्स बनाएगा उसका जीवन बहुत बढ़िया है। देखो मैं एक बात बताऊं, मैं भी यहाँ पीडीएफ लाकर पीडीएफ से पढ़ा सकती हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें क्या कहा कि अप्रैल के एंड तक सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी, लेकिन पढ़ाऊंगी ऐसा जोरदार, क्योंकि मेरा लक्ष्य है मेरा बच्चा यूपी टेट तो फोड़े फोड़े, एमपी टेट भी फोड़ दे। तो भैया एमपी टेट भी फोड़ना है तो इसके लिए क्या जरूरी है, एमपी टेट फोड़ना है तो उसके लिए कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या रहेगी, एक ही चीज, दीदी जो लिखाए हाथ से लिख लो, छाप लो, एक बार पढ़ना है उसी को फिर बार बार रिवाइज करना है। जीवन में दोबारा आपको सीडीपी के नोट्स नहीं बनाने, एक बार पढ़ लिया उन्हीं को बार बार पढ़ना है, उन्हीं को बार बार पढ़ना है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। सहकारी का मतलब तुम, मैं, हम सब ने एक ग्रुप में काम करना शुरू किया, लेकिन सबकी अपनी अपनी जवाबदेही है। अगर कोई काम नहीं हुआ बाकी टीम मदद करने नहीं आएगी, सबको अपना अपना काम करना है। बेशक काम ग्रुप में हो रहा है, सब में फायदा पहुंचेगा, लेकिन जो जितना काम करेगा उसको उतना फायदा पहुंचेगा। इसको बोलते हैं सहकारी यानी कोऑपरेटिव। आ जाओ साहब, अब देखो साहब, अब यहां तक ये तीनों तरीके की चीज हो गई, जेडपीडी एमके उसकी फोल्डिंग हो गई। अब क्या हुआ, इनसे पूछा कि गुरुजी ये तो बताओ, आप कहते हो सीखने में समाज और संस्कृति का बहुत बड़ा रोल होता है, तो आप संस्कृति में कौन कौन सी चीजों को शामिल करते हो जो सीखने में मदद करती है। तो इन्होंने कहा सांस्कृतिक उपकरण, कल्चरल टूल होते हैं। हर संस्कृति में, जिसमें बच्चा जिस भी समाज में रहता है उसकी एक संस्कृति होती है, तो सांस्कृतिक उपकरण होते हैं। तो हर समाज की संस्कृति में कुछ कल्चरल टूल होते हैं जो हमारी नॉलेज को क्या करने में, बढ़ाने में मदद करते हैं। जैसे सुनो साहब, ऐसे समझना कि शिवांगी एक बच्ची है और साथ में मनीषा एक बच्ची है। शिवांगी रहती है अंडमान निकोबार पे, जिंगलाला हो जिंगलाला हो, ये करती है। तो शिवांगी का समाज में, कल्चर में तीर कमान, ये उसके कल्चर के टूल हैं कि कोई भी पूजा हो रही है तो क्या करना है, तीर कमान निकालने। तो शिवांगी को क्या आता है, तीर कमान चलाना आता है। यहां से चलाया वहां गर्दन उड़ा दी, क्या कर दी, यहां से चलाई वहां गर्दन उड़ा दी। तो शिवांगी क्या जानती है, तीर चलाना जानती है। क्या चलाना जानती है, तीर चलाना जानती है। शिवांगी से मिलने आई, जो भी नाम था गुड़िया का मैं तो भूल गई, है ना, वो रहती है शहर में, वो क्या जानती है, वो तीर कमान नहीं जानती, क्योंकि उसके संस्कृति का क्या, उसकी संस्कृति का, उसके कल्चर का हिस्सा ही नहीं है तीर कमान। उसके कल्चर, उसकी संस्कृति का हिस्सा क्या है, तो आप कहोगे उसके कल्चर, उसकी संस्कृति का हिस्सा है फोन, उसकी संस्कृति का हिस्सा है टीवी। तो इन्होंने कहा सांस्कृतिक उपकरण, कल्चरल टूल क्या होते हैं, हर समाज की संस्कृति में, हर समाज में, ऐसे मत लिखो, ऐसे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। आप लिखोगे संस्कृति में पाई जाने वाली चीजें, जैसे भाषा, भाषा, हर संस्कृति की अपनी भाषा होगी। टीवी हो गया, कैलकुलेटर हो गया, कैलकुलेटर हो गया, है ना, यूट्यूब हो गया, ये हमारी संस्कृति में है। तो ये हमारी संस्कृति में है तो हमें सीखने में मदद करेंगे। तो हम जानते हैं कैलकुलेटर का कैसे यूज करते हैं, हम जानते हैं यूट्यूब से कैसे पढ़ाई करते हैं, हम जानते हैं लैपटॉप से कैसे पढ़ाई करते हैं। हमारे समाज में हम जो भाषा इस्तेमाल करते हैं वो हमारे सीखने में मदद करेगी। तो ये सब क्या है, कल्चरल टूल हैं जो सीखने में मदद करेंगे। ये सब क्या है, कल्चरल टूल, ये सब क्या है, कल्चरल टूल जो सीखने में मदद करेंगे। जो किस में मदद करेंगे, सीखने में मदद करेंगे। जो सीखने में क्या करेंगे, मदद करेंगे। ये सब क्या है बेटा जी, कल्चरल टूल हैं जो किस में मदद करेंगे, सीखने में मदद करेंगे। ठीक सा, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, अच्छे तरीके से हो गया, बिल्कुल। तो इसका मतलब वाइगोत्स्की, याद रखना, वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा समाज के साथ सीखता है और समाज के साथ अंतःक्रिया करके उसको तमाम चीजें मिलती हैं। अब यहाँ लिखो, एक तरफ हेडिंग डालो, प्याजे, प्याजे व वाइगोत्स्की में अंतर। प्याजे व वाइगोत्स्की में, प्याजे और किसमें, वाइगोत्स्की में अंतर। प्याजे और वाइगोत्स्की में क्या है, अंतर क्या है, प्याजे और वाइगोत्स्की में अंतर क्या कहोगे, प्याजे और वाइगोत्स्की में अंतर। एक तरफ क्या, किसको रखोगे, प्याजे को रखोगे, दूसरी तरफ किसको रखोगे, वाइगोत्स्की को रखोगे, दूसरी तरफ किसको रखोगे, वाइगोत्स्की को रखोगे। तो प्याजे क्या कहते हैं, याद रखना, प्याजे हैं संज्ञानात्मक रचनावादी। प्याजे कौन है बेटा जी, साथ बोलो, प्याजे हैं संज्ञानात्मक रचनावादी। यानी प्याजे कहते हैं कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण, रचना खुद करेगा, लेकिन
जैसे जैसे वो मेंटली मैच्योर होगा वैसे। हाँ, कल्चरल टूल में लिविंग नॉन लिविंग दोनों ऑब्जेक्ट आ सकते हैं दिनेश जी, बिल्कुल आ सकते हैं मेरा बच्चा जी। तो पियाजे हैं संज्ञानात्मक रचनावादी, यानी पियाजे कहते हैं जैसे जैसे बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे वो अपने ज्ञान का रचना रचना ज्ञान की रचना करता जाएगा। ठीक, अच्छा, वाइगॉत्स्की क्या है? तो वाइगॉत्स्की लिखना सामाजिक रचनावादी। वाइगॉत्स्की कौन है? तो कहना सामाजिक रचनावादी। यानी वाइगॉत्स्की ये कहते हैं बच्चा अपने ज्ञान की रचना खुद से करेगा, लेकिन उसमें समाज के साथ बतिया आएगी। ठीक साहब? अच्छा साहब। अच्छा बेटा 2 मिनट रुको, इससे पहले यार वाइगॉत्स्की की ही 2-3 चीजें और देख लो, है ना। ये देखो वाइगॉत्स्की के भाषा के बारे में विचार। वाइगॉत्स्की के 3 प्रकार के भाषण, ये और देख लो 3 प्रकार के भाषण। वाइगॉत्स्की 3 तरीके की वार्ता या भाषण की बात करता है, ठीक है ना। अंतर फिर बताऊंगी, पहले ये देख लो। वाइगॉत्स्की के 3 तरीके की वार्ता या वाइगॉत्स्की के 3 तरीके के क्या होते हैं? भाषण होते हैं। सब 3-3 में चल रहा है वाइगॉत्स्की का। 3 टर्म एमकेओ, इसके फोल्डिंग जेडपीडी। 3 तरीके की टीचिंग, परंपरा सॉरी रेसिप्रोकल कोऑपरेटिव कोलैबोरेटिव, और 3 प्रकार के भाषण या वार्ता। तो वाइगॉत्स्की कहते हैं पहला भाषण होता है जिसको हम कहते हैं सामाजिक वार्ता। पहले भाषण को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं सामाजिक वार्ता, यानी सोशल, क्या कहते हैं? सोशल स्पीच कहते हैं। पहले भाषण को हम क्या कहते हैं? सामाजिक वार्ता यानी सोशल स्पीच कहते हैं। 0 से लेकर 3 वर्ष, 0 से लेकर 3 वर्ष, तो हम इसे क्या कहते हैं? सामाजिक वार्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? सामाजिक वार्ता, सोशल स्पीच 0 से लेकर 3 साल। बच्चा समाज के साथ इंटरैक्शन करता है, समाज में मम्मी पापा और अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, तो बच्चा क्या करता है ना। बच्चा समाज के साथ, बच्चा क्या करता है? बच्चा समाज के साथ, समाज के साथ हाव भाव कैसे इंटरैक्शन करेगा? बच्चा समाज के साथ अपने हाव भाव, जो उसके हाव भाव होते हैं, हाव भाव और कुछ शब्द, कुछ शब्दों से अंतःक्रिया करता है। कुछ शब्दों से क्या करता है? अंतःक्रिया करता है। कुछ शब्दों के माध्यम से अंतःक्रिया करता है। तो बच्चा जो उंगली कर देता है मम्मा है ना, उसको हम कहते हैं सामाजिक वार्ता, है ना। पूरे शब्द जानता नहीं है तो मोस्टली बच्चा बोलता है ये, तो ये जो है बेटा वो क्या है? वो यही है सामाजिक वार्ता। क्या है गुड्डा? तो बोलो सामाजिक वार्ता है। क्या है? सामाजिक वार्ता। दूसरे को क्या बोलते हैं? ये कहते हैं, उसके बाद आती है निज वार्ता, यानी प्राइवेट स्पीच। निज वार्ता या प्राइवेट स्पीच होती है, आप ले लीजिए 2 साल ले लो या 3 साल, जो लिखना चाहो लिख लो। 3 लिखना चाहो, 2 लिखना चाहो 2 लिखो, कौन रोक लेगा तुम्हें? है कोई माई का लाल जो तुम्हें रोक लेगा? 0 से लेकर 2 वर्ष, 2 लिखो। प्राइवेट स्पीच 2 से लेकर 7 वर्ष है। प्राइवेट स्पीच 2 से लेकर 7 वर्ष है। कब से कब तक है? 2 से लेकर 7 वर्ष, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, 0 से 2 लिखो, टेंशन नहीं। पढ़ने पर ध्यान कि बच्चा क्या करता है? पहले निज वार्ता से पहले सामाजिक वार्ता करता है। फिर तो एग्जाम के अंदर जो ऑप्शन आएगा उस हिसाब से तुम खुद ही लगा लोगे, उस हिसाब से तुम खुद ही टपक के लगा लोगे कि ये वाला ऑप्शन दे रहा है, एक दे रहा 4 से 6, एक दे रहा 0 से 3, एक दे रहा 0 से एक दे रहा 1 से 6, तो 1 से 4 ये वाला रहेगा, 0 से लेकर 3 वाला, है ना, या 0 से लेकर 2 वाला, जो ऑप्शन होगा उस हिसाब से लगा लोगे। तो निज वार्ता, प्राइवेट स्पीच। बेटा तुम्हें पढ़ाने के अलावा जीवन में कुछ ना पढ़ाऊं, किसी को ना पढ़ाऊं। सवेरे तुम्हारे यूपी टेट में जो क्वेश्चन आंसर कराए वो भी सीडीपी के ही हुए थे कि नहीं हुए थे? सवेरे मेरी जो क्लासेस थी वो भी चली गई, सारी स्वाहा हो गई तुम्हारे चक्कर में। उसके बाद तुम्हारा सुपर टेट का भी पढ़ा देती है। आदमी घर जाकर पानी न पिए, 2 मिनट ना साथ, 1 बजे तक पढ़ा के 3 बजे यहीं दिख जाओ, ले जाऊंगी पकड़ के। दूसरी क्लासेस भी मैनेज करनी होती है, उनको क्लासेस को हटाया था बेटा। तो तुम्हारा ये था कि तुम्हारा तो सेम टाइम पे पिच कंप्लीट हो ही जाएगा, तो ये रीजन था, है ना। इतना लालची नहीं बनते, आ जाओ। तो निज वार्ता क्या रहती है गुड्डा? निज वार्ता रहती है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच क्या? 2 से लेकर 7 साल का प्राइवेट स्पीच, 2 से लेकर 7 साल का बच्चा। अब इसमें क्या करता है बच्चा? खुद से, क्या कहेंगे? बच्चा खुद से
यानी स्वयं से, बच्चा खुद से जोर जोर से बोलकर बात करता है। जोर जोर से बच्चा खुद से जोर जोर से बोलकर क्या करता है, बात करता है। बच्चा खुद से जोर जोर से बोलकर बात करता है ना। और इससे वो खुद को गाइड करता है, यानी वो इससे खुद को क्या करता है, इससे वो खुद को क्या करता है, गाइड करता है, निर्देशित करता है। इससे वो खुद को क्या करता है, इससे वो खुद को निर्देशित करता है। इससे वो खुद को क्या करता है, निर्देशित। इसका एक एग्जांपल दूं, निर्देशित करता है। वीर गाना गाता है, मम्मी मम्मी, तो मुझे बोलना होता है हाँ बेटा क्या कर रही हो, कुछ नहीं बेटा। ये गाने में चलता है, ये रोज है। कभी मैं पुलिस बन जाती हूँ, मम्मी पुलिस, तो मुझे बोलना होता है फिर उस कैरेक्टर में बेटा पुलिस। मम्मी पुलिस हम कहाँ पहुंच गए, बेटा पुलिस हम किचन तक पहुंच गए। ठीक है मम्मी पुलिस, अब हम खाना बनाएंगे। ठीक है, अब हम केक बनाएंगे, जो भी उसको बनाना है वो चलेगा। ये तो एक ऐसी स्पीच है जिसमें चलो बातचीत शामिल है, लेकिन वो रात में सोते समय इसी चीज को खुद भी बोल रहा होता है कि जैसे मैं तो आ गई है ना, मैंने उसको कहा कि चलो वॉशरूम चलते हैं, मैंने उसको फ्री करा के वहां पे बिस्तर पे लिटा दिया। अब मैं कह रही हूँ ओके, अब मैं आपका पानी पीने का, पानी की बोतल भी रखनी पड़ेगी भैया, बच्चा बीच बीच में पानी भी मांगता है। फिर एक दो चीजें और भी रखती हूँ, मच्छर वाला जो होता है, जो कपड़ों पे लगाने वाला रोल ऑन होता है, ये सब रखती हूँ। तो वो खुद से ही बात करेगा, वीरू वीरू हाँ बेटा हाँ मम्मी। अंत्य क्रिया का मतलब तो किसी दूसरे के साथ इंटरैक्शन होता है, या खुद से भी इंटरैक्शन हो सकता है, खुद से बातचीत भी हो सकता है। तो बच्चा खुद से जोर जोर से बोलकर बात कर रहा है, और खुद भी कोई भी काम कर रहा है, खुद ही बोले जा रहा है। मछली जल की रानी है, ये तो यहाँ नहीं लगानी है, इसको कहाँ लगाना है, यहाँ। तो क्या कहेंगे इसको, ये क्या कहेंगे, बच्चा जब वो जोर जोर से बोल के खुद से बात करता है तो प्याजे कहते हैं ले कितना मूर्ख है, इमेच्योरिटी है। जब वो खुद से बात कर रहा है तो वाइगोत्स्की कहते हैं बहुत सही कर रहा है ये बच्चा, वो खुद को डायरेक्ट कर रहा है, ये उसके मेंटल डेवलपमेंट का एक स्टोन है। यानी वो खुद को प्रिपेयर कर रहा है कि मुझे कोई काम कैसे करना है, कैसे नहीं करना। और ये अच्छी बात है, ऐसे बच्चे आगे भी खुद से बात करने की आदत डालो, कभी डिप्रेशन में नहीं जाओगे। फिर तीसरी स्पीच इन्होंने डाली, जिसको कहते हैं आंतरिक मौन वार्ता। क्या कहते हैं, आंतरिक मौन वार्ता। तीसरी स्पीच को क्या कहते हैं, आंतरिक मौन वार्ता, जिसको आप कहते हो इनर साइलेंट स्पीच। क्या कहते हैं, इनर साइलेंट स्पीच इसको हम कहते हैं। ये चलती है 7 साल प्लस में, 7 साल से ऊपर का बच्चा मन मन में खुद से बातें करता है। अब किसी को सुनाई नहीं देगी, बच्चा मन मन में खुद से बातें करता है। बच्चा क्या करता है बेटा जी, बच्चा मन मन में खुद से बातें करता है। तो बच्चा क्या करता है गुड्डा, मन मन में खुद से बातें करता है, जो किसी को सुनाई नहीं देगी। एक बार पहले रिवाइज कर लो साफ सारा, आ जाओ। वाइगोत्स्की बोले कि बच्चे के सीखने में समाज और संस्कृति का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अरे बोलो हाँ, कि वाइगोत्स्की बोले बच्चे के सीखने में समाज और संस्कृति का भी बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ जी, उनके सिद्धांत का नाम क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। उन्होंने कहा व्यक्ति समाज के साथ इंटरैक्शन करके, समाज के साथ बातचीत करके फिर अपना मेंटल डेवलपमेंट करता है। तो उनसे पूछा गया कैसे करता है, बताइए मानसिक विकास कैसे होता है। तो बोले हम तो अभी भी करते हैं, बहुत गुस्सा आती है बट किसी के ऊपर नहीं निकालते। खुद से बात करते हो, बहुत अच्छी बात है, खुद से बात करनी चाहिए। ऐसे मन मन में खुद से कर लिया, मौका मिले तो काट के डाल दूंगा, ये काट के डाल दूंगा, ऐसे क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है आदमी। दिस इज द बेस्ट वे इफ यू टॉक टू योरसेल्फ। आप कभी डिप्रेस नहीं होंगे, बहुत बेहतरीन। आपको किसी की दुनिया की मतलब कोई जरूरत नहीं है, बोले भाड़ में जाए दोस्ती यारी, खुद ही से मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं, मतलब वो वाला हिसाब है आपका। आप खुद से बतिया के खुश हो जाएंगे, ठीक है ना। आ जाओ, अब मेरी बात को ध्यान से सुने। अब देखो, इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए। क्या दिए, 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए। इन्होंने कहा MKO, क्या कहा,
MKO, हमसे ज्यादा जानकार, मोर नॉलेजेबल अदर होता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति होता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति होता है जो हमसे ज्यादा अनुभवी, हमसे ज्यादा ज्ञान, हमसे ज्यादा कौशल रखता है। ये हमारे मम्मी पापा, भाई बहन, संगी साथी कोई भी हो सकते हैं, हमारी एज के भी हो सकते हैं, हमारी एज से ऊपर के भी हो सकते हैं। ठीक, ये हमें क्या देते हैं, इसके फोल्डिंग यानी मदद देते हैं, यानी टेम्पररी अस्थायी मदद देते हैं, जब तक कि हम खुद से किसी काम को नहीं करने लगते। ठीक, इससे क्या होता है, इससे ZPD पैदा होता है। इससे क्या पैदा होता है, ZPD। ZPD क्या है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि हम अकेले, हम ठीक है, एकता में याद रखूंगी। अब देखियो तू देखियो देखियो, अब तू देखियो गुड्डा, ठीक ठीक ठीक। पक्षपात, अब देखियो बेटा। एक्चुअल जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, वास्तविक विकास का क्षेत्र। जब तक हम खुद से किसी काम को करते हैं, इसमें हम किसी और MKO की मदद नहीं लेते, तो इसको हम कहते हैं, जो इतना भी हम कर पा रहे हैं, जहां तक भी हम पहुंच पा रहे हैं, उसको हम कहते हैं वास्तविक विकास का क्षेत्र। लेकिन हम सबके अंदर संभावना बहुत ज्यादा प्राप्त करने की होती है, हम सब में संभावना बहुत ज्यादा प्राप्त करने की होती है। जब हमारे अंदर संभावना बहुत ज्यादा प्राप्त करने की होती है, तो किसी MKO की मदद अगर हमें मिले, उसकी स्कैफोल्डिंग अगर हमें मिले, तो हम अपनी संभावना के समीप तक पहुंच जाएंगे। जो हमारे अंदर काबिलियत है, हम उसके समीप तक पहुंच जाएंगे, और यहां से यहां तक का जो अंतर, जो गैप पैदा हुआ, वही ZPD है। अहम केंद्रितता जब आप पढ़ोगे तो मैं दोबारा रिपीट करा दूंगी, ईगोसेंट्रिसिज्म, ये एक टर्म में भी इस्तेमाल होता है बातचीत के बारे में। जब प्याजे और उनके बीच का अंतर करेंगे ना, तब समझेंगे। आ जाओ। फिर इन्होंने कहा 3 तरीके से पढ़ाना है, सहयोगात्मक, सहकारी और पारस्परिक। सहयोगात्मक, कोलैबोरेटिव का मतलब एक ग्रुप है, सबको समान लक्ष्य पाने की कोशिश करनी है, सब मिलकर काम करेंगे, अगर कोई नहीं कर पा रहा तो बाकी लोग उसकी मदद करेंगे। सहकारी, कोऑपरेटिव, एक ग्रुप है, समान लक्ष्य है, लेकिन सबकी अपनी व्यक्तिगत जवाबदेही है, सबकी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। पारस्परिक, सब एक दूसरे की मदद कर रहे होंगे, यानी एक ग्रुप होगा, उसमें अगर कोई दूसरों से जल्दी किसी लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, तो वो बाकी बच्चों की भी मदद करेगा, है ना। टीचर बच्चे से सीखेगा, बच्चा टीचर से सीखेगा। रूबी को मैथ्स अच्छी आती है, वो सुधा को मैथ्स सिखाएगी, सुधा को इंग्लिश अच्छी आती है, वो रूबी को मैथ्स सिखाएगी। पारस्परिक। इन्होंने कहा कि हमारे सीखने में कुछ सांस्कृतिक उपकरण होते हैं जो बहुत मदद देते हैं। वो सांस्कृतिक उपकरण है भाषा, टीवी, कैलकुलेटर, वाईटी, जो सीखने में मदद करेंगे। अब इन्होंने 3 तरीके की वार्ता और भाषण बताई। सामाजिक वार्ता 0 से 2 लिख लो, 0 से 3 लिख लो, बच्चा समाज के साथ हाव भाव या कुछ शब्दों से बातचीत करता है। निज वार्ता 3 से 6 लिखो, 2 से 7 लिखो, जो लिखना चाहो लिखो। एग्जाम में एग्जैक्ट कभी नहीं पूछा जाता, ये सिर्फ इतना पूछा जाता है बच्चा खुद से जो जोर जोर से बोलकर बात करता है, प्याजे के अकॉर्डिंग वो क्या है और वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग क्या है। तो वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग वो निज वार्ता है, जिसमें बच्चा खुद को निर्देशित कर रहा है ना। 2 से लेके 7 लिखो, 3 से लेके 6 लिखो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर देना है, ठीक साहब। और फिर आती है आंतरिक मौन वार्ता। 7 साल से ऊपर बच्चा खुद से मन मन में बातें करता है, ठीक साहब। अच्छा, यूपी टेट में केवल 4th सेमेस्टर वाले बच्चे ही फॉर्म भर सकते हैं, जिनका 3rd सेमेस्टर अभी अभी खत्म हुआ हो, 4th सेमेस्टर में उनकी एंट्री हो गई हो, वो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। तो वही बच्चे यूपी टेट में फॉर्म भरेंगे, जाहिर सी बात है। दीदी मैंने बैच अभी परचेस किया, मैं कैसे करूं? तो भाई जितनी क्लासेस हो गई हैं उनको एक दिन में 4 क्लास, 5 क्लास, 6 क्लास इस तरीके से कवर अप करने की कोशिश करो। पहले सिलेबस कंप्लीट करना, फिर भाग के पहुंचना कि मैं टेस्ट दूं या मॉक टेस्ट दूं या यूट्यूब पे पहुंचूं। पहले कंटेंट को बेहतर बनाना होगा, तब आपको जाना होगा। कल हमारा टॉपिक क्या रहेगा? पियाजे और वाइगॉत्स्की में अंतर हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है ना। एकता भाग गई, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? और किसी का कोई डाउट हो? कॉमन डाउट तो यही थे, बताओ। और किसी का कोई डाउट? डाउट वालों को छोड़कर सब जा सकते हैं। सीटेट क्लियर है, कोई जरूरी नहीं है। यूपी टेट कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं। सीटेट क्लियर है तो, लेकिन कह नहीं सकते ना आगे चल के वैकेंसी में ये कहते हैं नहीं हम सीटेट नहीं लेके चलेंगे, यूपी टेट लेके चलेंगे। वो मैंने पूरी वीडियो बना दी है, बीएड वाले दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, सब वो बीएड वाले पे जाना। ठीक है साक्षी, काहे इतना दुखी हो रही है यार, सही करा देंगे, ऐसी क्या बात है। छोटे छोटे बच्चे हैं, गलती हो जाती है, बहुत काम होता है उन पे बेचारों पे, करा देंगे, एकदम ठीक करा देंगे। रिवीजन करके आना,
है ना। कल रिवीजन यहाँ तुम्हें आना चाहिए, वरना पकड़ के ले जाऊं, ठीक है। चलो तो फिर अच्छे से रिवीजन करके आना। टेस्ट बेटा मैं तुम्हें मिलती हूँ संडे, मेरे से मिला करो तुम संडे। संडे मिलते हैं, बतियाते हैं जबरदस्त। मैम जी कुछ टीचर बोल रहे हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर वाले अपडेट दे सकते हैं। बेटा वो पता है क्या कह रहे हैं, अपडेट दे सकने का मतलब वो ये कह रहे हैं कि तुम फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर दे दो अभी, है ना। अभी तुम पेपर दे दो, और इससे क्या होगा, तुम्हें एग्जाम का आइडिया हो जाएगा, और फिर तुम उसके बाद जाके फोर्थ सेमेस्टर में दे देना। 1000 रुपए में कोई एक्सपीरियंस लेना है, बताओ तुम। तुम्हारा बैच की कॉस्ट ही कितनी है तुम मुझे बताओ। 479 तुम्हारे बैच की कॉस्ट है ना। अब 1000 रुपए की तुम्हारी फीस है, ऐसा क्या अपडेटेड है, ये कोई वो थोड़ी ना अपडेटेशन होना है। फोर्थ सेमेस्टर लिख के भेजा मतलब लिख के भेजा, चुप बैठना है। मतलब नहीं है, जिसका नहीं है वो अपनी तैयारी करते रहो, बेहतर तरीके से तैयारी करते रहो, है ना। ये नहीं कि दीदी हम तो क्या कर लें दीदी, मतलब वो जो है क्या करा जाएगा, ये तो बहुत ही नुकसान हो गया, ठीक है ना। पढ़ाई हो रही है, फायदा ही हो जाएगा। जो भी तुम में से सेकंड सेमेस्टर वाला है, थर्ड सेमेस्टर वाला है ना, परेशान नहीं होना। फ्री में एलटी की, है ना, सॉरी डीएलएड की क्लासेस कराऊंगी, पूरा याद कराऊंगी, तुम्हारे सेमेस्टर वहां पे भी बेहतर होंगे। और पढ़ते तो तुम रहना ही, क्या दिक्कत है, ऐसा कहीं नुकसान थोड़ी ना भैया। सीखा हुआ ज्ञान कभी जाया नहीं जाता। चलो बाय बाय, लव यू, टेक केयर, कल मिलना शाम 4 बजे, ठीक है। बेटा फीस तो होगी, नहीं नहीं मुझसे क्यों पूछ रही है एकता, मुझसे क्यों पूछ रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं गुंजन, कोई बात नहीं, अब देख लेना बेटा उस क्लास को, ठीक है। चलो बाय बाय, ध्यान रखना। संडे की क्लास लगती है टीचिंग एग्जाम TWA।